Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of pre-9th, welcome to your biology class. Today we are going to complete the remaining steps of biological method in solving a biological problem. This topic is including step number 6, summarization of result, and step number 7, reporting the results. And this topic is mentioned on page number 23 of chapter number 2, solving a biological problem. So students, first we will discuss about the summarization of result. What is the meaning of summarization of result? Result mean नताइज और conclusions, नताइज का खुलासा तैयार करना। तो अगर हम ये कहें कि हमारे जितने भी प्रीवियस स्टेप्स थे जो कि हमने बायोलॉजिकल मेथड में इस्तेमाल किए, तो उसमें तमाम नताइज जो कि हमें एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल हुए, अगर हम उनका एक मुख्तसर खुलासा या उसकी समरी जो है वो तैयार करें तो उसको समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट यानी नताइज का खुलासा तैयार करना कहते हैं। ये भी बायोलॉजिकल मेथड के दूसरे स्टेप्स की तरह बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसके बगैर आप अपने आखिरी फ़ैसले यानी फ़ाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच सकते। लिहाजा जब तक आपके रिज़ल्ट मुरतब नहीं होंगे, अरेंज नहीं होंगे, तब तक आप अपने उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, यानी हल नहीं कर सकते। सो फॉर दिस पर्पस बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? यू मस्ट नो अबाउट दैट बायोलॉजिस्ट gather और collect actual बिल्कुल असल quantitative data from experiment। इस मकसद के लिए सबसे पहला स्टेप जो बायोलॉजिस्ट करते हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट से उन तमाम डेटा को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो कोई डेट हो, वैल्यूज़ हो, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो, उनको क्वांटिटेटिव बेसिस पे इकट्ठा करते हैं और ये उनकी असल जो है मालूमात, उनकी असल इन्फॉर्मेशन पर बेस करती हैं। तो बायोलॉजिस्ट का पहला काम ये होता है कि वो अपने तजुर्बात से उन तमाम इन्फॉर्मेशंस को क्वांटिटेटिवली इकट्ठा करते हैं जो असल ऑब्जर्वेशंस पर बेस करती हैं, और इन एक्सपेरिमेंटल डेटा की मदद से वो मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स अप्लाई करते हुए, चाहे वो मैथमेटिकल रूल्स हों या कोई भी ऐसा साइंस की ऐसी कोई फील्ड हो जिसके ज़रिए वो अपने नताइज को मुरतब कर सकें, अरेंज कर सकें, वो इसका इस्तेमाल करते हुए उसको बरोकार लाते हुए अपने फ़ाइनल रिज़ल्ट तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। सो डेटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप आर देन एवरेज। अब इसमें क्या होता है कि जो अगला स्टेप होता है बायोलॉजिस्ट का कि वो डेटा जो है वो कहाँ से मुरतब करते हैं, डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं। वो ये डेटा अपने उन ग्रुप्स से, या आपको मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि डेटा 2 जगहों से इकट्ठा किया जाता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं डेटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स। तो कौन से ये ग्रुप्स हैं, इनके क्या नाम मैंने आपको बताए थे? एक ग्रुप का नाम मैंने बताया था कंट्रोल ग्रुप, और दूसरा हमारा ग्रुप था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का जो ये डेटा इकट्ठा करते हैं, इसकी मदद से वो एवरेज निकालते हैं, यानी इसकी बाकायदा एवरेज निकाली जाती है, और देन एवरेज निकालने के बाद उनको आपस में कंपेयर किया जाता है, यानी इनकी कंपैरिजन होती है, एंड दे कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली, यानी एक तरीके से हम मैथमेटिक्स का जो है वो यहाँ पर सहारा लेते हैं और अपने जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उनको इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जो है वो सेट करते हैं और उनकी एवरेज निकाल के उनको स्टैटिस्टिकली आपस में कंपेयर करते हैं। एंड देन आफ्टरवर्ड्स क्या होता है कि टू ड्रॉ कंक्लूजन, जिनसे नताइज बनाए जाते हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स तैयार किए जाते हैं, एंड नताइज बनाने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बायोलॉजिस्ट ऑल्सो यूजेस
कोई भी साइंटिस्ट जो कि बायोलॉजिस्ट जिनको हम कह रहे हैं, वो साथ साथ क्या इस्तेमाल करता है, वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ करता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। एंड व्हाट आर दीज एनालिसिस, क्या है ये एनालिसिस? ये एनालिसिस आप अपनी मैथ्स में पढ़ चुके होंगे विद द नेम ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ना सिर्फ ये कि वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो बनाते हैं, बल्कि साथ साथ डिफरेंट डेटा प्रेजेंटेशन मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं। डेटा प्रेजेंटेशन मेथड जिसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है कि वो डेटा को इस शक्ल में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि चाहे वो आपका कोई टेबल हो, ग्राफ हो, डिफरेंट टाइप्स के जो ग्राफ्स बनाए जाते हैं जिनमें लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, और इसी तरीके से मुख्तलिफ और प्रेजेंटेशन के मेथड जिनमें पाई चार्ट वगैरह भी शामिल हैं, पाई चार्ट एंड सो मैनी अदर मेथड्स। तो डेटा प्रेजेंटेशन जो मेथड होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए भी वो अपने कंक्लूजन तक पहुंचते हैं और उनका एक मुख्तसर सा जायज़ा पेश करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट से क्या मुराद है, जिसमें सबसे पहले बायोलॉजिस्ट जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को मजमूई तौर पर एक जगह इकट्ठा करके उनको आपस में यानी एक एवरेज की शक्ल में लाते हैं और एक दूसरे से उनको कंपेयर किया जाता है। अब एवरेज कैसे किया जाता है? मिसाल के तौर पे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। मिसाल के तौर पे अगर जैसे कि लास्ट टाइम मलेरिया के हवाले से मैंने आपको समझाया था कि अगर कंट्रोल ग्रुप है तो कंट्रोल ग्रुप में हमारे पास जो डिफरेंट टेम्परेचर आ रहे हैं, जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड देन 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, इवन आपका 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इनका एक एवरेज निकालना है। एवरेज जो है वो निकालने का क्या तरीका होता है कि इन सबको जो है जितना भी आपके डेटा की वैल्यूज़ आ रही हैं उनको आपने ऐड करना है और ऐड करने के बाद उनको डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से और नंबर ऑफ़ डेटा से, जो कि आपकी इस वक्त 1 2 3 4 हैं। तो 4 से आप इनको डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से आपका जो है वो क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। फिर एवरेज का बाकायदा तौर पे उसका रेशो निकाला जाता है। रेशो में आप एक तरफ कंट्रोल ग्रुप और दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कंट्रोल ग्रुप का जो है वो वैल्यू मिसाल के तौर पे 98 आ रही है और दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की वैल्यू 102 आ रही है, तो इसका बाकायदा दोनों का रेशो, सिंपल रेशो निकाल कर आप फाइनली कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। तो इस तरीके से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो बायोलॉजिस्ट की हेल्प करते हैं ताकि वो अपने रिज़ल्ट को मुरतब यानी अरेंज कर सकें। तो दिस इज़ द होल एक्सप्लेनेशन अबाउट द समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप नंबर 7 ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स एंड मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट इज़ नताइज यानी अपनी जो भी आपके कंक्लूजन्स हैं उनको शाया करना। सो नताइज का शाया करना, नताइज को शाया करना यानी उनकी पब्लिसिटी। शाया करने से क्या मुराद है, पब्लिसिटी करना। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको बायोलॉजिस्ट अपने जहन में रखता है कि उसने किस तरह से अपने रिज़ल्ट्स की पब्लिशिंग करनी है, उसको किस तरह से उसकी एक मार्केटिंग वैल्यू बढ़ानी है। सो बायोलॉजिस्ट इस मकसद के लिए क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं सबसे पहले उनका ये मकसद होता है कि पब्लिश कर दें अपनी तमाम रिसर्च को, और इस पब्लिशिंग के लिए वो क्या क्या तलाश करते हैं, जो भी उन्होंने मालूम किया होता है, जो भी उनकी इंफॉर्मेशन होती है उनके पास, उनकी जितनी भी उनकी हासिलात होती हैं, उनको जो भी रिज़ल्ट उन्होंने बनाया होता है उनको फाइंडिंग्स कहा जाता है। तो वो अपनी फाइंडिंग्स को जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे पब्लिश करने के हवाले से इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक जर्नल्स का, यानी साइंसी जो रिसाले होते हैं उनका, साथ साथ जो बुक्स रिलेटेड होती हैं साइंटिफिक बुक्स जिन्हें आप कहते हैं। इसके अलावा इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स। तो टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग से क्या मुराद है कि बाकायदा तौर पे वो कौमी और
बैनुल अक़वामी सतह पर, यानी मुल्की सतह पर तो लाजमी, और साथ साथ बैरून मुल्क भी जाकर इस तरह के सेमिनार यानी एक तरह के लेक्चर्स देते हैं। टॉक्स का मतलब कि बाकायदा डिस्कशन होती है, और इनको हम कह सकते हैं कि इजलास बुलाए जाते हैं, जिनको हम मीटिंग्स की शक्ल में अरेंज करते हैं। और साथ साथ जो इनके लेक्चर्स होते हैं वो ज़्यादातर सेमिनार्स में दिए जाते हैं, सेमिनार्स की शक्ल में होते हैं, और ये सेमिनार ये मुनक़्क़िद करते हैं एट कॉलेजेस एज़ वेल एज़ इन यूनिवर्सिटीज़। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं और वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, जो उस स्पेशल या स्पेसिफ़िक फील्ड में काम करते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं, तो बायोलॉजिस्ट वहाँ तक पहुँच जाते हैं अपने तमाम नताइज को लेकर। और ना सिर्फ कि वो साइंसी रिसालों का इसमें इस्तेमाल करते हैं, इसमें कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर वो अपनी यूटिलाइजेशन करते हैं, अपने फाइंडिंग्स को शाया करने की कोशिश करते हैं, तो वो साइंटिफिक जर्नल और बुक। दूसरी आपके पास आ जाती है इन टॉक्स एट इंटरनेशनल नेशनल मीटिंग्स, बाकायदा इजलास बुलाकर। और जैसे अगर पाकिस्तान में है तो वो नेशनल, और अगर बाहर मुल्क में जाकर इजलास बुलाया जा रहा है तो वो इंटरनेशनल मीटिंग्स जो है वो उसमें शुमार किया जाएगा। इसी तरीके से जो तीसरा और अहम जो है वो नताइज शाया करने का तरीक़ेकार है वो है इन सेमिनार्स एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, यानी वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, उनकी अप्रोच वहाँ तक भी होती है, और वहाँ पर जाके वो मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार में अपने लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर करते हैं, और लोगों को स्पेशली जो टीचर्स और स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपनी फाइंडिंग्स के बारे में बताते हैं, जिससे उनका जो एक इल्म है वो सिर्फ उन तक महदूद नहीं रहता बल्कि दूसरे लोगों तक भी वो इल्म पहुँचता चला जाता है। यानी एक तरीके से वो तबलीगी काम अपना कर रहे होते हैं साइंसी इल्म के शोबे में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट की अहमियत के हवाले से। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाती है इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स। रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स या नताइज को शाया करना क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या अहमियत है एक बायोलॉजिस्ट की ज़िंदगी के लिए, एक बायोलॉजिस्ट की लाइफ में वो क्यों चाहता है कि उसका जो भी फाइंडिंग है, उसकी जो भी उसका इल्म है, जो उसके तजुर्बात का निचोड़ है, वो दूसरे लोगों तक पहुँचे। सो पब्लिशिंग ऑफ रिज़ल्ट इज़ एन इसेंशियल पार्ट। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे अहम हिस्सा, अगर आप अपने बायोलॉजिकल मेथड में मुख्तलिफ स्टेप्स को कह रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन को कह रहे होते हैं कि ये मोस्ट बेसिक स्टेप है, तो इसी तरीके से पब्लिशिंग ऑफ रिज़ल्ट इज़ एन इसेंशियल पार्ट। ये क्या है, ये आपकी पब्लिशिंग ऑफ रिज़ल्ट का जो हम कह रहे हैं कि पब्लिशिंग ऑफ रिज़ल्ट जो है वो ज़रूरी है। तो पब्लिशिंग ऑफ रिज़ल्ट जो हमारा इस तरीके से भी ज़रूरी है कि अगर जब तक हम अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दूसरों तक नहीं पहुंचेगा, दूसरे हमारी बात को नहीं समझ सकेंगे। तो जब तक आप समझते हैं कि ये आपका इसेंशियल पार्ट है, यानी पब्लिशिंग ऑफ रिज़ल्ट इसेंशियल पार्ट क्यों है, क्योंकि आप अपनी मालूमात को, अपने इल्म को जो है वो दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मेरा इल्म जो है वो मुझ तक महदूद ना रहे बल्कि पूरी दुनिया इसके बारे में जाने, और साथ साथ मुख्तलिफ़ जो मसाइल हैं, मुख्तलिफ़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके हल के लिए सजेशंस आपको आ सकती हैं, सजेशन मिल सकती हैं। आप मज़ीद अपने काम को जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचाने का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने काम को और प्रमोट कर सकते हैं और दूसरों के अंदर भी अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, ताकि वो आपके इस नताइज को दूसरों तक लाने की अहमियत को समझ सकें, और एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तरीके से बात जो है वो फैलती चली जाए, और जैसे जैसे आपकी मालूमात दूसरों तक ट्रांसफ़र होगी उतना ही ज़्यादा उस शोबे को, उस साइंस की फ़ील्ड को फ़ायदा पहुँचेगा। और इस तरीके से जब आम लोग भी आपके रिज़ल्ट को वेरीफ़ाई करने के काबिल हो जाएंगे तो वो दूसरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की उसमें कोशिश करेंगे। सो इट अलाउज़ अदर पीपल टू वेरीफ़ाई। ये एसेंशियल पार्ट है, और ये क्या करता है, ये दूसरे लोगों को, अदर पीपल मीन दूसरे लोगों को भी यानी वेरीफ़ाई करने पे मजबूर कर देता है कि वो आपके रिज़ल्ट को वेरीफ़ाई करें, यानी वेरीफ़ाई योर रिज़ल्ट्स। और जब वो सबूत के साथ आपके रिज़ल्ट्स को वेरीफ़ाई कर देते हैं या अप्लाई कर देते हैं नॉलेज को,
दैट अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम। और आपकी नॉलेज का इस्तेमाल वो किस तरह करते हैं कि दूसरे प्रॉब्लम्स के हल के लिए। टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम का मतलब कि आपका इल्म आप तक अब नहीं है, आपके इल्म की मदद से लोग दूसरे मसाइल की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और आपकी इसी मालूमात, इसी नॉलेज की वजह से दूसरे प्रॉब्लम्स भी हल होते चले जा रहे हैं।